अगर आप तो 2022 साल में होने वाले टॉप 100 बिलियनर्स की लिस्ट लेते तो इसमें 26 आदमी तो मारवाड़ी कम्युनिटी से आ चुके हैं। इसमें आदमी होते हैं कि आदित्य बिरला ग्रुप का मंगलम बिरला और बजाज ग्रुप का राहुल बजाज। अगर देखें तो वेदांता ग्रुप का निखिल अग्रवाल और जिंदाल ग्रुप का नवीन जिंदाल। इसी तरह ज़्यादा आदमी होते हैं। अगर आप देखें तो जनरली मारवाड़ी कम्युनिटी तो उसका मनी मैनेजमेंट स्किल्स के लिए ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। अगर आप देखेंगे कि यह मनी मैनेजमेंट सीक्रेट आप भी एज एन इन्वेस्टर और एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। क्या आप इम्प्लीमेंट करने के लिए आप तो किस तरीके से प्रोसेस को उपलब्ध करना चाहिए, आज यह वीडियो में इसके बारे में बातचीत करते। चलो वीडियो शुरू करते। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट .in यूट्यूब चैनल। मारवाड़ीज का पहले सीक्रेट होते हैं कि ये तो हाई रिस्क टेकर्स होते हैं। ये तो हाई रिस्क टेकर्स होने के कारण वो तो ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते हैं। और उसका रिस्क तो ज़्यादा कैलकुलेटेड और वैलिडेटेड पड़ती है। अगर आप देखें तो वो तो सभी समय सेफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में नहीं इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स की बात लेते हैं तो वो तो अगर एक इन्वेस्टर तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते तो वो तो उस इक्विटी फंड का ट्रैक रिकॉर्ड और उस पोर्टफोलियो में जिस तरीके का फंड्स होते हैं और वो पोर्टफोलियो तो लॉन्ग रन में अच्छा तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे या नहीं, इसी तरह वो तो फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस में एनालाइज करने के बाद ही वो तो इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बावजूद अगर वो तो चीप होने के कारण एनएफओ में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप देखें ना, ये तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं और ये तो उन लोगों के लिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बनते हैं जो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं और जो तो रिस्क टेकर्स होते हैं। उसके लिए यह कैपेबिलिटी होना चाहिए कि इसमें जितने लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और ये तो जितना रिटर्न्स जनरेट कर सकेंगे, इस सब को एनालाइज करने के लिए उस इन्वेस्टर्स और उस लोगों के लिए कैपेबिलिटी होने की ज़रूरी पड़ती है। और ये तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है। अगर देखते हो इन्वेस्टर तो ब्लाइंड रिस्क लेने के बावजूद वो तो कैलकुलेटेड रिस्क लेने की ज़रूरी पड़ती है। कैलकुलेटेड रिस्क की मतलब नहीं है कि ये तो सभी समय सेफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर वो तो बैंक एफडी में सभी समय इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो भी उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में कठिन लगती है। इसी कारण के लिए वो तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरी पड़ती है। लेकिन जब इन्वेस्ट हो तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो भी वो तो वेल टेस्टेड प्रूवन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को चुनने की ज़रूरी पड़ती है। वो तो एनएफओ की तरह होने वाले चीप इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं चुनना चाहिए। मारवाड़ीज का दूसरे इंपॉर्टेंट क्वालिटी और दूसरे इंपॉर्टेंट सीक्रेट होते हैं कि ये तो संख्या के साथ अच्छा तरीके से डीलिंग करते हैं और कुछ लोगों के लिए ही उसी तरीके से कैलकुलेटिंग सेंस पड़ती है। मैंने आपके लिए एक सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आप तो थोड़े समय केवाईपी के बारे में सोचो ना। केवाईपी होते हैं कि किसान विकास पत्र डिपॉजिट। ये तो पहले तो ट्रांसफरेबल डिपॉजिट हो रहा था। अगर आप देखें तो ये तो इसी तरह बैरर इंस्ट्रूमेंट होता था जिसमें अगर आप तो इन्वेस्ट कर दिया जाते तो 5 साल होने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो डबल हो सकते हैं। अगर आपने यह बैरर इंस्ट्रूमेंट में सक्सेसफुली 2.5 ईयर्स इन्वेस्ट कर दिया जाते और उसके बाद आप विड्रॉ करना चाहते तो आपके लिए क्या लगते हैं। अगर मैंने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया जाते और 5 साल होने के बाद वो तो 20,000 रुपीज़ होने की ज़रूरी पड़ती है और यह तो गवर्नमेंट बैक्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। 2.5 ईयर्स सक्सेसफुल कंप्लीशन होने के बाद अब मुझके लिए 15,000 रुपीज़ विड्रॉ करने के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर मैंने 2.5 ईयर्स इंतज़ार कर दिया जाते तो मुझके लिए पूरे 20,000 रुपीज़ विड्रॉ करने के लिए अवेलेबल होते हैं। ज़्यादा लोग के लिए तो अपीलिंग प्रपोजल की तरक्की होते हैं क्योंकि इसमें इन्वेस्ट तो 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया जाता है और 2.5 ईयर्स होने के बाद उसके लिए 5,000 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलता था। अगर वही इन्वेस्टर और 2.5 ईयर्स इंतज़ार कर दिया जाता है तो उसके लिए रिमेनिंग 5,000 रुपीज़ दे दिया जाते हैं। अगर जब वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल होता था, अगर वो तो मारवाड़ी के साथ ट्रांसफ़र कर दिया जाते तो अगर देखें तो वो तो किसी भी माइंड कैलकुलेशंस नहीं करते, फिर भी उसके दिमाग में यह सवाल तो उठती है, सर आप तो 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया जाते और 2.5 ईयर्स होने के बाद आपके लिए 5,000 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन मैंने अब तो 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया जाते और मैंने भी उसी तरीके से विड्रॉ कर दिया जाते तो भी मुझके लिए सिर्फ 5,000 रुपीज़ ही इंटरेस्ट दे दिया जाते। यह तो किस तरीके से फ़ेयर होते हैं। अगर आप देखें तो ज़्यादा लोग तो इसी तरह सोच नहीं कर सकेंगे। इसी कारण के लिए हम बोल सकते हैं कि मारवाड़ी तो माइंड कैलकुलेशन में ज़्यादा स्ट्रांग पड़ती है। इसी कारण के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में मल्टीपल यूलिप पॉलिसी का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट कर दिया जाता है और यह इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के साथ हम एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि जिसमें इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं।
अगर आप देखें तो मारवाड़ीज़ के लिए यह क्वालिटी होता है कि वो तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो आसानी से कैलकुलेट भी करते हैं। अगर देखें तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स के लिए यही हैबिट होता है कि ये तो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पर ध्यान नहीं रखते हुए वो तो इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। अगर आप देखें तो यही कारण के लिए ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो बिलो एवरेज इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे यूलिप में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। वो तो 2 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और जब वो यूलिप पॉलिसी के बारे में उसके लिए रियलाइज़ होते उस समय वो तो इसी तरह सोचते हैं कि मैंने किस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट से बाहर आना चाहिए। अगर आप देखें तो सभी यूलिप पॉलिसी में अगर आप देखें तो कमेंट सेक्शन में यही बताइए कि मैंने यूलिप पॉलिसी तो बाई मिस्टेक खरीद कर दिया जाता है और कि मुझको कोई भी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन भी मेरे दोस्त ने यही बताए इसी कारण के लिए मैं खरीद कर दिया जाते हैं। अब इससे मैं किस तरीके से बाहर आ सकूं। अगर आप देखें तो ये तो ज़्यादा लोग करते हैं, ज़्यादा लोग तो पहले इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद उसके बारे में चिंता लेते हैं। इसके बावजूद अगर आप तो कैलकुलेटिव पहले ही होते हैं तो आप तो यही तरीके का मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकेंगे। और देखते तो आप तो पहले आईआरआर को वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद ही आप तो इन्वेस्ट करने के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ती है। मारवाड़ीज़ का तीसरा इंपॉर्टेंट सीक्रेट और चीज़ होता है कि हाई कन्विक्शन। जो भी हो, अगर वो बिज़नेस शुरुआत करते हैं और कि इन्वेस्टमेंट शुरुआत करते हैं, उस बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट पर वो तो ज़्यादा भरोसा रखते हैं और वो तो शुरुआत करने के बाद ये तो सही और गलत इसी तरीके से नहीं सोचते हुए वो इन्वेस्टमेंट से बाहर नहीं आते हैं। अगर आप देखें तो वो तो इन्वेस्टमेंट शुरुआत करने से पहले 1000 टाइम्स तो सोचते हैं कि यह इन्वेस्टमेंट उसके लिए ठीक लगते है या नहीं। ये तो ज़्यादा एनालाइज करते हैं और एक्सट्रीम कैलकुलेशंस भी कर दिया जाते हैं। अगर उस इन्वेस्टमेंट उसके लिए ठीक लगते हैं तो भी वो तो इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। अगर आप देखें तो वो तो किसी भी कारण के लिए ज़बरदस्त से इन्वेस्टमेंट को शुरुआत नहीं करते हैं और जब वो इन्वेस्टमेंट अगर नीचे गिरते हैं तो भी वो इन्वेस्टमेंट से वो तो बाहर नहीं आते हैं। अगर आप देखें तो मार्केट डाउन फेज में होते हैं और उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू नीचे गिरते हैं तो भी वो तो ज़्यादा भरोसा रखते हुए वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं और ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए प्रयास कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से वो तो एवरेज डाउन कर सकेंगे। यह तो ज़्यादा अच्छा तरीके से डाइवर्सिफिकेशन और असट एलोकेशन भी कर दिया जाता है। कारण होता है कि उसके लिए उस इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा भरोसा होता है। उसी तरीके से अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और लमसम में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, अगर देखें तो अगर आप तो पीएमएस में इन्वेस्ट करते हैं, अब तो ज़्यादा समय सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि यह इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए और कि नहीं होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरुआत करने के बाद आप तो उस इन्वेस्टमेंट पर संदेह नहीं होना चाहिए और आप तो इसी तरह विश्वास रखने की ज़रूरत पड़ती है कि आपका इन्वेस्टमेंट तो कंसिस्टेंट बेसिस में परफॉर्म कर सकेंगे। अगर मार्केट क्रैश आए और उस इन्वेस्टमेंट के बारे में मीडिया में बुरे चीज़ बात कर दिया जाते और उस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बुरे चीज़ बात कर दिया जाते तो भी आप तो आपका इन्वेस्टमेंट से बाहर नहीं आना चाहिए। मारवाड़ीज़ का चौथा इंपॉर्टेंट सीक्रेट और चीज़ होता है कि एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट। अगर देखें तो इस स्पिरिट वजह से वो तो डर को गायब कर सकेंगे। अगर आप देखें तो जब मार्केट तो नीचे गिरते हैं तो भी उन लोगों के लिए ज़्यादा डर नहीं लगती है। अगर वो लोग डरते हैं तो भी वो तो उस डर को ज़्यादा अच्छा तरीके से फेस करते हैं और वो तो मौका की तरफ देखते हैं जिसमें वो तो ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यह लोग तो ग्रोथ एस्पिरेशंस होने वाले लोग होने के कारण वो तो डर को ज़्यादा अच्छा तरीके से हैंडल करते हैं। अगर मार्केट तो किसी भी कारण के लिए नीचे गिरते हैं तो भी वो तो उसके बारे में डर लेते हुए वो तो सेफ्टी कॉशन को बड़ा नहीं करते हैं। म्यूचुअल फंड तो ज़्यादा साल के लिए होने वाले पुरानी इन्वेस्टमेंट होता था, लेकिन भी मारवाड़ी सी इसमें पहले तो इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। कारण होते हैं कि वो तो नए चीज़ और नए इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोर करने में ज़्यादा इच्छा देते हैं। अगर आप देखें तो फिर भी वो तो ज़्यादा एनालाइज करते हुए ही वो तो इन्वेस्टमेंट को शुरुआत करते हैं। इसी तरह एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट आपके लिए भी होने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से आप तो डर को आसानी से गायब कर सकेंगे। अगर आप देखें तो ये तो इन्वेस्टर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होते हैं। अगर आप देखें तो जब मार्केट तो नीचे गिरते हैं और आपके लिए कोई भी इच्छा नहीं है इन्वेस्टमेंट शुरुआत करने में और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करने में, अगर देखें तो यह सारी चीज़ तो आपके लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में रुक कर सकेंगे। इसी कारण के लिए आप तो यह सभी चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप भी यह एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट डेवलप करने की ज़्यादा आवश्यक पड़ती है। मारवाड़ीज़ का पांचवा इंपॉर्टेंट सीक्रेट और चीज़ होते कि उसके लिए वेरी एंगेज में होने वाले इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। अगर आप तो एवरेज सैलरीड पर्सन का एग्जांपल लेते हैं तो अगर उसके लिए
किसी भी बोनस मिलते हैं तो वो तो इसी तरह सोचते हैं कि यह सरप्लस फंड्स के साथ मैंने फ़ोन खरीदना चाहिए, और यह सरप्लस फंड्स ज़्यादा है तो उन्हें घर लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। एवरेज सैलरीड पर्सन्स तो इसी तरह की सोचते हैं, और ज़्यादा कम लोग ही उसको इन्वेस्टमेंट के लिए उपयोग कर दिया जाते हैं। लेकिन यह लोग तो उसी तरह नहीं सोचते हैं। अगर देखें तो यह लोग तो यह पैसा के साथ उसका नए घर और फ़ोन खरीदने से उसका कंफर्ट बढ़ाने के बावजूद वो तो उसका वेल्थ को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। अगर आप देखें तो वो तो जिसमें इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न कमा कर सकेंगे वो तो उसी तरह की सोचते हैं, और इसी कारण के लिए वो तो वेरी यंग एज में एक गुड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप कर दिया जाते हैं, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्किल्स उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। अगर वो तो यंग एज में ही पोर्टफोलियो को क्रिएट कर दिया जाते तो उसका कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट तो ज़्यादा पड़ती है। अगर आप देखते ये तो ज़्यादा अच्छा तरीके से समझने के कारण वो तो पहले पेचेक से ही वो तो स्टॉक मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए शुरुआत करते हैं। अगर देखें तो यह क्वालिटी भी आप भी सीखने की ज़रूरी पड़ती है, और आप भी यंग एज में इन्वेस्टमेंट को शुरुआत करने की भी ज़रूरी पड़ती है। अगर देखें तो आप तो यह जानकारी तो आपका सोशल सर्कल में होने वाले यंग एज टीनेजर्स और देखें तो एक यंग अडल्ट के लिए भी शेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, और उसको मोटिवेट और इंकरेज करना चाहिए कि वो तो जल्दी से जल्दी म्यूचुअल फंड एसआईपी को शुरुआत करने के लिए, जिसके वजह से वो भी लॉन्ग रन में एक अच्छा वेल्थ बना कर सकेंगे। मारवाड़ीज़ का छठा इंपॉर्टेंट सीक्रेट और चीज़ होता है कि वो तो कंजर्वेटिवनेस और अग्रेसिवनेस को अच्छा तरीके से बैलेंस करते हैं, और उन लोगों के लिए ये तो इनहेरिट क्वालिटी के तरह होते हैं, क्योंकि वो तो कंजर्वेटिव लाइफस्टाइल जीते हुए अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी लेते हैं। वो तो ज़्यादा अच्छा तरीके से उसका स्पेंडिंग और सेविंग्स को भी बैलेंस करते हैं। आप तो इसी तरह नहीं सोचना चाहिए कि ये तो कंजूस की तरह खर्च करते हैं, नहीं। और देखें तो ये तो एवरेज मिडिल क्लास की तरफ भी नहीं सोचते हैं, जो और एक आदमी के सामने शो ऑफ करने के लिए खर्च करते हैं। वो तो इसी तरह इन्वेस्टर्स नहीं होते जो ज़्यादा रिटर्न्स के पीछे भागते हुए पूरे रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर दिया जाते हैं, और वो तो उसी तरह इन्वेस्टर्स भी नहीं होते जो इन्वेस्टमेंट में रिस्क लेने के लिए डर लगती है। वो तो अच्छा तरीके से रिस्क और रिटर्न्स को बैलेंस करने वाले एक इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर उसका इन्वेस्टमेंट में रिस्क पड़ती है तो वो तो पहले आइडेंटिफाई करने के बारे में सोचते हैं। वो तो उस रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बारे में सोचते हैं। अगर आप देखें तो ये तो उस इन्वेस्टमेंट का स्ट्राइक रेट स्ट्रैटेजी के बारे में भी एनालाइज कर दिया जाते हैं। अगर ये सारी चीज़ देखने के बाद अगर वो तो सेटिस्फाइड है तो ही वो तो इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिस्क पड़ती है, अगर उसके पास कोई भी आइडियल स्ट्रैटेजी नहीं है उस रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, वो तो ये सब इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करने के बारे में सोचते हैं। अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क पड़ती है और उसके लिए स्ट्रैटेजी है तो भी इसका स्ट्राइक रेट तो कम होने के कारण यह इन्वेस्टमेंट भी वो तो अवॉइड करने के बारे में सोचते हैं। जिस इन्वेस्टमेंट में रिस्क पड़ती है और उसके लिए एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होता है और उसका स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा अच्छा तरीके से होते हैं, तो वही इन्वेस्टमेंट में ही वो तो इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। उसी तरीके से वो तो कंजर्वेटिवनेस और अग्रेसिवनेस को बैलेंस भी कर सकेंगे। यह तो हर इन्वेस्टर के लिए एक आवश्यक चीज़ पड़ती है। मारवाड़ीज़ का सातवां इंपॉर्टेंट सीक्रेट और चीज़ होते हैं कि कोचिंग और की मेंटरशिप। अगर देखें तो उस परिवार में होने वाले एल्डरली मेंबर्स से वो तो मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीखते हैं, और उसके बाद ही जिन लोगों के लिए अच्छा मनी मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं उन लोगों के साथ ऑटो एसोसिएट करने के बारे में सोचते हैं। और अगर उसके लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यक पड़ती है तो जो लोग टेक्नोलॉजी को अच्छा तरीके से उपयोग करते हैं उन लोगों के साथ वो तो एसोसिएट करने के बारे में सोचते हैं, और उन लोगों के लिए वो करने वाले खर्च तो भी वो तो स्पेंडिंग की तरह नहीं देखते, वो तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह कंसिडर करते हैं। इसी कारण के लिए वो तो इसी तरह सोचते हैं कि यह स्पेंडिंग वजह से वो तो कितना कमा कर सकेंगे। ज़्यादा इन्वेस्टर्स करने वाले यह गलतियों होते हैं कि वो तो डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर होते हैं। कारण होते हैं कि अगर वो तो डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर है तो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकेंगे और उसके लिए कम एक्सपेंस रेशियो ही पड़ती है। लेकिन मारवाड़ीज तो उसी तरह नहीं सोचते हैं। अगर मैंने डू इट टुगेदर इन्वेस्टर है तो मुझके लिए क्या लाभ होते हैं, क्या यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकेंगे। यह सवाल के जवाब तो सही होते हैं तो उसके लिए वो करने वाले एक्सपेंस रेशियो खर्च के बारे में वो तो ज़्यादा सोच नहीं देते हैं।
जनरली उसके लिए ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि कब वो तो डू इट योरसेल्फ अप्रोच को फॉलो करना चाहिए और कब वो तो डू इट टुगेदर अप्रोच को फॉलो करने की ज़रूरी पड़ती है। वो तो यह सिनर्जी कॉन्सेप्ट के बारे में भी अच्छा तरीके से समझ कर दिया जाता है कि अगर आप तो डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर है तो 1+1=2 होते हैं। अगर आप तो डू इट टुगेदर इन्वेस्टर है तो आपके लिए 1+1=3 होते हैं। यह सिनर्जी कॉन्सेप्ट के बारे में भी उसके लिए अच्छा तरीके से समझ कर दिया जाता है। अगर आपको भी यह सिनर्जी पाना है तो आप तो बिना एनी हेसिटेशन एक फाइनेंशियल कोच और मेंटर को अप्रोच करने की ज़रूरी पड़ती है। और एज इन्वेस्टर आपके लिए ये सवाल की जवाब होने की ज़रूरी पड़ती है। अगर आप देखें तो मैंने जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कब मेरे एसेट एलोकेशन को रीबैलेंस करना चाहिए और अगर मार्केट तो नीचे गिरते तो मैंने किस तरीके का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। अगर मार्केट तो ऊंची बढ़ती है तो मैंने जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करने की ज़रूरी पड़ती है और मैंने कब मेरे पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। और देखें तो मैंने जिस तरीके के से अंडर परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट को कैटेगराइज कर सकेंगे और मैंने जिस तरीके से अंडर वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट को कैटेगराइज कर सकेंगे। अगर आपको यह सारी सवाल के जवाब होना चाहते हैं तो आप तो प्रोफेशनल गाइडेंस लेने की ज़रूरी पड़ती है। और प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए आप तो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करने की ज़रूरी पड़ती है। मैं यह वीडियो से ये मानता हूँ कि आप भी मारवाड़ीज़ का 7 मनी मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में सीख लिया। यह स्किल से आपके लिए जिस स्किल ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और जिस स्किल आप तो इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचते हैं उसके बारे में आप तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।